ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है हाउ टू ऐड सर्च फंक्शनैलिटी इन ASP.NET MVC यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। सर्च फंक्शनैलिटी का मतलब आपको याद है, हमने एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए कोड फर्स्ट के साथ और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के साथ CRUD एप्लीकेशन बनाना सीखी थी। ठीक है, लेकिन उस CRUD एप्लीकेशन के अंदर सर्च की फंक्शनैलिटी नहीं थी। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक सर्च बॉक्स हो जिसमें मैं मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू सर्चिंग कर सकूं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है। ठीक है, मैं आपको टेबल पहले दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें आईडी, नेम, जेंडर, एज और डेजिग्नेशन है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू अपने टेबल के अंदर सर्चिंग करवाना चाह रहा हूं। मतलब मैं चाह रहा हूं कि नेम और जेंडर के थ्रू मुझे क्या करवाना पड़ता है, बार बार सर्चिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, तो मैं नेम के थ्रू भी सर्चिंग करवा सकता हूं और जेंडर के थ्रू भी सर्चिंग करवा सकता हूं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेम के थ्रू करवाऊं, नेम के थ्रू भी करवा सकता हूं और जेंडर के थ्रू भी करवा सकता हूं। ठीक है, तो इस सर्च फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहां पे आता हूं। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं और यहां पे मैं इसको कह देता हूं सर्च फंक्शनैलिटी विद CRUD। ठीक है, CRUD एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो यहां पे आके ओके करता हूं। ठीक है, एम्प्टी सिलेक्ट करते हैं और MVC के ऊपर चेक लगाते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्यों? उसकी वजह, क्योंकि देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया मेरे पास टेबल मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर मुझे सर्चिंग करवानी है। ठीक है अब सर्चिंग किस हवाले से, कि नेम और जेंडर के हिसाब से मुझे क्या करवानी है, सर्चिंग करवानी है। तो इस टेबल, मतलब हमारे पास डेटाबेस और टेबल एग्जिस्टिंग है, तो इस केस में मैं एंटिटी फ्रेमवर्क की कौन सी अप्रोच यूज करूंगा, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में, और यहां पे इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क की अप्रोच है कौन सी, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो मैं यहां पे आता हूं, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे आओ। ठीक है, और इसके बाद यहां पे आ जाओ ब्राउज पे। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट से हम वो एंटिटी फ्रेमवर्क डाउनलोड करते हैं, और यहां पे आप सर्च में लिख दो एंटिटी। ठीक है, एंटिटी लिखोगे तो एंटिटी से रिलेटेड सर्चिंग आ जाएगी। तो यहां पे देखो एंटिटी फ्रेमवर्क, इसको सिलेक्ट करो और इंस्टॉल करो। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दो और आई एक्सेप्ट। ठीक है, तो देखो हमारे पास फिनिश्ड हो गया। सही है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। अब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए मुझे क्या करना है, सबसे पहले एंटिटी डेटा मॉडल को ऐड करना है। क्योंकि एंटिटी डेटा मॉडल क्या करेगा, हमारे डेटाबेस के टेबल को लेगा और उस टेबल से रिलेटेड क्या बना देगा, मॉडल क्लास हमें बना के दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ मॉडल्स के फोल्डर में, राइट क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ ऐड के ऊपर, और ऐड में जाने के बाद न्यू आइटम पे आ जाओ और फिर यहाँ डेटा सिलेक्ट करो, और डेटा में आपको मिलेगा ये ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, नाम मैं इसका रख देता हूँ, एम्प्लॉय के लिए ना, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ एम्प्लॉय DB मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या चूज करूंगा, EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। मतलब एंटिटी डेटा मॉडल जो हमारी मॉडल क्लास को डिजाइन करेगा, वो किसकी मदद से करेगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। कौन सा डेटाबेस, देखो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय DB है, ये डेटाबेस है, और उसके अंदर एग्जिस्टिंग टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है, ये मैं यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे आके चूज करता हूँ EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें अपना कनेक्शन बनाना है। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय DB का डेटाबेस था उसके साथ, यहाँ पे आता हूं, न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और अब सर्वर का नाम, ठीक है, तो मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे जाता हूं, यहाँ पे कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे सर्वर का नाम है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सर्वर नेम में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूं अपना। ठीक है, नीचे लोड हो जाएंगे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ठीक है, देखो
हमारे पास एम्प्लॉय डीबी, इसी के अंदर वो एम्प्लॉय वाला टेबल है जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसको सिलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं। ठीक है, तो हमारे पास इसका कनेक्शन बन जाएगा और इससे रिलेटेड कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी ऐड हो जाएगी कहां पे, वेब कॉन्फ़िग फाइल में। ठीक है, और जो हमारे पास डेटा कंटेक्स्ट क्लास बनेगी, ठीक है, वो किस नाम से बनेगी, एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज के नाम से। तो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करता हूं। ठीक है, अब देखो टेबल्स को एक्सपेंड करो और इसके अंदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, और मैंने अभी कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया था अपना, एम्प्लॉय मतलब टेबल, इसी की मुझे क्लासेस बनानी है, मॉडल के अंदर क्लासेस बनानी है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और अब मैं इसको फिनिश करता हूं। ठीक है, यहाँ पे आके ओके पे क्लिक कर दो, दोबारा ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो ये एंटिटी डेटा मॉडल ने क्या किया, हमारे पास ये एक डायग्राम शो करवा रहा है, कौन से टेबल की, एम्प्लॉय टेबल की। ठीक है, ये डायग्राम शो करवा रहा है कि इसकी मॉडल क्लासेस बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मॉडल्स के फोल्डर में, क्योंकि मॉडल्स के फोल्डर में हमने ये एंटिटी डेटा मॉडल बनाया था। ठीक है, तो वो किस नाम से बन चुका है, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डीबी मॉडल डॉट एडीएमएक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आओ नीचे, देखो इसने एक मॉडल क्लास हमें बना के दी एम्प्लॉय डॉट सीएस। ठीक है, और जो जितने भी हमारे टेबल के अंदर कॉलम्स थे उसी से रिलेटेड इसने प्रॉपर्टीज हमें बना के दे दी। ठीक है, एक तो ये काम करके दिया एंटिटी डेटा मॉडल ने, और दूसरा यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंटेक्स्ट फाइल है। ठीक है, कंटेक्स्ट फाइल जिसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज, इसी के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पे आओ, देखो इसी के अंदर डीबी सेट है, सही है, और डीबी सेट का नाम क्या है, एम्प्लॉइज, क्योंकि इसी के अंदर हमारे डेटाबेस के अंदर सारा डेटा स्टोर हो रहा है। मतलब जो मैं सर्चिंग करवाऊंगा ना, वो इसी डीबी सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर करवाऊंगा, क्योंकि इसी डीबी सेट का जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम एम्प्लॉइज है, इसी के अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर है। मतलब वो जो 6 रोज है ना, वो इसी डीबी सेट के पास स्टोर्ड है। ठीक है, ये पॉइंट है, सही है। तो अब मैं आता हूं, यहाँ पे देखो अभी मेरे पास ना कोई क्रिएट का व्यू है, ना एडिट का, ना अपडेट का, ना डिलीट का। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा कंट्रोलर बनाना है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट, डिलीट, एडिट, डिटेल्स के व्यू क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ऑटोमेटिकली किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूं, कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाता हूं और यहाँ पे आके कंट्रोलर। ठीक है, तो देखो हम हर दफा क्या यूज करते थे, MVC5 कंट्रोलर, लेकिन अब मैं यूज करूंगा 3rd नंबर पे MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। मतलब मुझे वो टेम्पलेट्स भी चाहिए, क्रिएट, एडिट, डिटेल्स, डिलीट वाली वो सारी टेम्पलेट भी चाहिए ऑटोमेटिकली। मतलब उनके जितने भी एक्शन मेथड जो हमने कोड फर्स्ट, डेटाबेस फर्स्ट में खुद से बनाए थे, ये ऑटोमेटिकली हमें व्यूज भी बना के देगा, और उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, क्रिएट, इंसर्ट, क्रिएट, एडिट, डिटेल्स और डिलीट से रिलेटेड सारे व्यूज भी बना के देगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां पे जाके ऐड करता हूं। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाओ, मॉडल क्लास कौन सी सिलेक्ट करनी है हमें। ठीक है, यहां पे आते हैं, जो एम्प्लॉय जो हमें एंटिटी डेटा मॉडल ने बना के दिया है, और फिर डेटा कंटेक्स्ट क्लास। ठीक है, डेटा कंटेक्स्ट क्लास का क्या नाम था, एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज। ठीक है, यही नाम है जिससे कनेक्शन स्ट्रिंग भी क्रिएट हुई थी। ठीक है, और यहां पे आके ये जो रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज है इसको अनचेक कर दो, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट फाइल्स की अभी नीड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है, एम्प्लॉइज कंट्रोलर। ठीक है, आप चाहो तो आप होम कंट्रोलर भी रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको कह देता हूँ होम कंट्रोलर, क्योंकि राउट कॉन्फ़िग की जो फाइल होती है उसमें पहले से क्या डिफाइन होता है, होम। ठीक है, मतलब होम का कंट्रोलर पहले चलता है। तो यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूँ। अच्छा देखो एरर क्या आ रहा है, ट्राई रीबिल्डिंग द प्रोजेक्ट। मतलब मैंने आपको बताया था जब भी आप मॉडल क्लास क्रिएट करते हो, ठीक है, एंटिटी डेटा मॉडल के थ्रू, तो लाजमी अपना प्रोजेक्ट रीबिल्ड कर लिया करो एक दफा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो चेंजेस है वो परमानेंटली सेव हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूं और एक दफा बिल्ड पे जाते हैं और रीबिल्ड सॉल्यूशन में कर लेता हूं। देखो मैसेज आ गया, रीबिल्ड ऑल सक्सीडेड। ठीक है, अब जाके मैं एक दफा फिर कंट्रोलर्स में राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और कंट्रोलर। ठीक है, और भाई 3rd ऑप्शन जो था विद व्यूज वाला, ठीक है, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब दोबारा मॉडल क्लास पूछेगा, मॉडल क्लास हम कह देते हैं ये एम्प्लॉय के नाम से बनाई थी एंटिटी डेटा मॉडल ने। यहाँ पे आओ और डेटा कंटेक्स्ट क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज।
और ये रेफरेंस जो स्क्रिप्ट फाइल्स है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब इसका कंट्रोलर का नाम मैं रख लेता हूँ होम कंट्रोलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके ऐड पे क्लिक करते हैं, तो अब वो व्यूज हमें बना के दे देगा, कौन कौन से, क्रिएट का, एडिट का, डिटेल्स का और डिलीट का, ठीक है। सारे व्यूज और एक्शन मेथड्स ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अब देखो ये इसने ऑटोमेटिकली हमें देखो इंडेक्स का भी बना के दे दिया, मतलब टू लिस्ट में जो डेटा शो होता है, डिटेल्स का जो एक लिंक होता है वो बना के दे दिया, और इसी तरह क्रिएट और डिलीट वगैरह सबके लिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना कि हमारा रिजल्ट किस तरह से शो होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, ये देखो इसने हमें हमारे लिए क्या किया, एक लिस्ट की टेम्पलेट में डेटा क्या किया, डिस्प्ले करवा दी। वही डेटा है जो मैंने आपको टेबल में दिखाया था, ठीक है। तो इसके अंदर 6 रोज है, हमारे पास 6 रोज आ रही है, ठीक है। ये लिस्ट की टेम्पलेट थी जो हमने क्रड जब हमने बनाई थी डेटाबेस फर्स्ट के साथ, कोड फर्स्ट के साथ, तो ये लिस्ट टेम्पलेट हमने खुद से क्रिएट की थी, लेकिन ऑटोमेटिक व्यूज क्रिएट करने से ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्रिएट न्यू पे जाऊं तो मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकता हूं, ठीक है। देखो इंसर्ट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और रो ऐड करता हूं इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूं आमिर, ठीक है, और यहाँ पे आके क्रिएट करूंगा तो इंसर्ट हो जाएगा, सही है। देखो आमिर इंसर्ट हो गया, मतलब सारा अब हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे सर्च की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ ये जो क्रिएट न्यू इंडेक्स है ना, इससे पहले मेरे पास एक 2 रेडियो बटन आए, ठीक है, और एक रेडियो बटन हो नेम से रिलेटेड और दूसरा रेडियो बटन हो जेंडर से रिलेटेड, ठीक है, और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स हो। मतलब अगर मैं नेम के रेडियो बटन पे चेक करता हूं तो जब मैं सर्च बॉक्स के अंदर जो भी नेम दूंगा वो नेम उसकी पूरी रो गेट होके मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं जेंडर वाले रेडियो बटन पे चेक लगाता हूं और मेल सर्च करता हूं तो मेल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे पास पैच होके आ जाए, ठीक है। मतलब इस तरह की फंक्शनैलिटी मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है, स्क्रड एप्लीकेशन के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे वो रेडियो बटन चाहिए, और क्या चाहिए, वो जो रेडियो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है सर्च वाला और एक बटन, ठीक है। तो देखो मैं व्यूज में जाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो क्रिएट, डिटेल्स, डिलीट, एडिट, इंडेक्स, इसके व्यू ऑटोमेटिकली जनरेट करके इसने हमें दिए। मैं जाता हूं इंडेक्स के व्यू में, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स के व्यू में मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा मेन व्यू है जहां पे लिस्ट हो रही है ना टेबल्स में, ये वो है। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स है ना, ठीक है, इसके नीचे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नीचे मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूं जो कि सर्च के लिए होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं और एक पैराग्राफ का टैग यहाँ पे लेता हूं और इसके अंदर मैं एक फॉर्म बनाता हूं, ठीक है। मैं एक टैग यूज कर रहा हूं यहाँ पे यूजिंग, ठीक है, मतलब एक यूजिंग यहाँ पे यूज कर रहा हूं और यहाँ पे HTML, ठीक है, HTML डॉट बिगिन फॉर्म, ठीक है। मतलब देखो यूजिंग से क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर्म का टैग ओपन हुआ और जहां पे ये बंद हो रहा है वहां पे फॉर्म का टैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, एक बी का टैग ओपन करता हूं और यहाँ पे मैं कहता हूं सर्च बाय, ठीक है। और सर्च बाय मतलब मुझे 2 रेडियो बटन चाहिए, एक नेम के लिए और एक जेंडर के लिए। तो यहाँ पे मैं एक और HTML हेल्पर यूज करता हूं, ठीक है, किसके लिए, रेडियो बटन के लिए, तो वो उसका नाम है रेडियो बटन, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूं सर्च बाय, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 रेडियो बटन चाहिए ना, और उनको ग्रुपिंग करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूं, सर्च बाय, ठीक है। और ये सर्च बाय दोनों रेडियो बटन के पास सेम होगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद इस रेडियो बटन को जो मैं कॉल करवाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए जो हमें वैल्यू सेट करनी है वो मैं वैल्यू क्या सेट कर देता हूं, नेम, ठीक है। और इस रेडियो बटन के आगे एक टेक्स्ट शो होगा जिसका नाम क्या होगा, मेल, सही है। तो वो मेल में डिस्प्ले करवाता हूं, हमारे पास एक टैग होता है टेक्स्ट का, इसके अंदर मैं कह देता हूं मेल, मतलब ये रेडियो बटन के आगे शो होगा, सही है। और यहाँ पे ये टेक्स्ट का टैग क्लोज, ठीक है। फिर इसी तरह इसको कॉपी करता हूं, ये रेडियो बटन मैंने बनाया था किसके लिए,
मेल के लिए। अब इसी तरह मुझे यहाँ पे चाहिए फीमेल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आता हूं, बल्कि फीमेल नहीं, सॉरी, मेल और यहाँ पे, बल्कि कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, मुझे यहाँ पे बनाना था नेम के लिए और जेंडर के लिए, ठीक है। वो मेल और फीमेल में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, सही है। देखो ये जो है वो नेम के लिए है, ठीक है, और ये है जेंडर के लिए। मतलब मुझे जो सर्चिंग करवानी है वो किसके बेस पे करवानी है, नेम और जेंडर के कॉलम के थ्रू, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे आता हूं, अब इसके अंदर अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बल्कि एक लाइन ब्रेक देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन ब्रेक देते हैं। और अब यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं HTML का हेल्पर यूज करता हूं, कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूं सर्च। क्या नाम दे दिया, सर्च, ठीक है। मतलब जो उसकी वैल्यू, मतलब जो मैं गेट करूंगा ना, मतलब टेक्स्ट बॉक्स तो खाली होगा, लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स को जब मैं कॉल करवाऊंगा वो किस नेम से करवाऊंगा, सर्च, ठीक है। और फिर इसी के बाद मुझे चाहिए एक इनपुट का बटन। तो मैं यहाँ पे इनपुट, और इसको मैं टाइप दे देता हूं सबमिट, ठीक है। इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, सबमिट। और वैल्यू, मतलब बटन में नजर क्या आना चाहिए मुझे, मैं कह देता हूं सर्च, ठीक है, इस तरह से, सही है। तो अब यहां पे देखो, जब मैं अपना ये फॉर्म रन करूंगा, ठीक है, तो ये किस एक्शन मेथड के पास जाना चाहिए, बिगिन फॉर्म के अंदर मुझे ये बताना है। मैं यहां पे आके कहता हूं इंडेक्स, सही है। और ये कौन से कंट्रोलर में, होम कंट्रोलर में, ठीक है, होम कंट्रोलर में। और अब देखो यहां पे मैं फॉर्म मेथड, ठीक है, फॉर्म मेथड में यहां पे चूज करता हूं गेट। पहले हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट, ठीक है। यहां पे अब मैं यूज कर रहा हूं गेट। मतलब इस फॉर्म के लिए मुझे पोस्ट के लिए एक अलग से मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब देखो ये रिक्वेस्ट कौन सी है, गेट रिक्वेस्ट, मतलब जो हमें यूआरएल पे नजर आएगी, सही है। तो जब मैं अपने इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो ये किसके पास जाएगा, देखो मैं अपने कंट्रोलर के पास जाता हूं, ठीक है, ये होम कंट्रोलर, ठीक है। मतलब देखो यहां पे ये एक ही मेथड है, सही है, इंडेक्स का, क्योंकि इसी पे मैं पास करवा रहा हूं। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, इसके अंदर अभी क्या रिजल्ट शो हो रहा है, मतलब जो हमारे पास जो लिस्ट में डेटा पास हो रहा है व्यू को, और वो जो शो हो रहा है टेबल के अंदर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, गेट, मतलब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, इस एक्शन मेथड के पास आएगी, ये पॉइंट याद रखना। तो अभी मैं आके आपको यहाँ पे रन करके रिजल्ट दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब मेरे पास 2 रेडियो बटन आ रहे हैं। मतलब अब जो मैं सर्चिंग करवाना चाह रहा हूं, मतलब अगर मैं नेम के ऊपर चेक लगाऊंगा तो यहाँ पे जो भी मैं नाम सर्च करवाऊंगा वो नेम मेरे पास इस लिस्ट में शो हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ वही नेम, सही है। फिर उसके बाद अगर मैं जेंडर पे चेक लगाऊं और यहाँ पे मेल लिखूं तो मेल के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, फीमेल लिखूं तो फीमेल के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूं, जब मेरा फॉर्म, मतलब ये जो मेरा पेज है, जब ये रन होगा फर्स्ट टाइम, तो नेम के ऊपर पहले से चेक लगा हुआ, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, नेम से सर्चिंग करवाते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं जब मेरा ये पेज लोड हो तो नेम ऑलरेडी चेक्ड हुआ हुआ, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो जो नेम के लिए मैंने रेडियो बटन बनाया था, ठीक है, यहां पे आके मैं इसको कॉमा लगाता हूं। और यहां पे देखो इसका एक तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है, बूल इज चेक्ड, मतलब एक आर्ग्यूमेंट है जो कि बुलियन है। मतलब अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो ये क्या होगा, मतलब इसके ऊपर चेक लगा हुआ होगा जब मैं अपना ये रन करूंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ पे 2 रेडियो बटन बनाए हैं, एक नेम के लिए और दूसरा जेंडर के लिए। ये रेडियो बटन जेंडर के लिए था ना, लेकिन मैंने इसका वैल्यू चेंज नहीं की। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर देता हूं, जेंडर। मतलब जब मैं ये वाला रेडियो बटन सिलेक्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, नेम। और जब जेंडर वाला रेडियो बटन सिलेक्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, जेंडर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले से क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, नेम, सही है। अब मैं यहाँ पे होगा क्या, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए टाइप करूं, ठीक है, और अभी सर्च पे क्लिक करूं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, वो जो गेट का मेथड था ना, इंडेक्स वाला एक्शन मेथड, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो देखो अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखना अभी क्या होगा। देखो अभी क्योंकि हमने सर्च के बटन के ऊपर, मतलब उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर काम नहीं किया एक्शन मेथड के अंदर,
तो देखो ऊपर क्या हुआ है, यहां पे देखो, जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया था तो एक वेरिएबल बन गया, ठीक है, उसका नाम क्या था, सर्च बाय, ठीक है। और सर्च बाय के अंदर क्या जा रहा है, रेडियो बटन की जो वैल्यू थी, ये जो नेम का रेडियो बटन था उसकी वैल्यू मैंने क्या सेट की थी, नेम। और जो मैंने यहां पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया था, सर्च, तो सर्च में मैंने क्या पास किया है, ए। मतलब सर्च बाय के अंदर जो नेम है, सही है, मतलब जो रेडियो बटन है, और सर्च के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, मतलब ये सर्च का टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर जो मैंने ए पास किया था, ये जा किसके पास रहा है, उस इंडेक्स एक्शन मेथड के पास, ठीक है। मतलब मुझे वहां पे अब दो आर्ग्यूमेंट बनाने हैं, एक सर्च बाय के नाम से और दूसरा सर्च के नाम से। मतलब सर्च बाय क्या करेगा, रेडियो बटन की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और सर्च का जो टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो सर्च के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नाम हमें यही रखना है जो सर्च बाय मैंने रखा है, और सर्च। तो यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो जब बटन पे क्लिक हो रहा है तो गेट रिक्वेस्ट हो रही है, और वो किस मेथड के पास आ रहा है, इस मेथड के पास आ रहा है, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट इसके पास आ रही है। तो अब यहां पे मैं इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट बनाता हूं, ठीक है। एक का नाम रखता हूं यहां पे सर्च बाय, ठीक है, मतलब जो रेडियो बटन नेम है या जेंडर है वो किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। फिर उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैं बना रहा हूं सर्च, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आएगी वो किसके पास आएगी, इस सर्च के पास आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप चेक करना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक इफ क्रिएट कर रहा हूं, और इफ में मैं कह रहा हूं कि सर्च बाय, ठीक है, अगर बराबर है किसके, नेम के, मतलब अगर रेडियो बटन वाला चेक हुआ है तो क्या हो, तो देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं डेटा के नाम से, और ये जो हमारे पास डीबी है, देखो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बना हुआ है, डेटा कंटेक्स्ट क्लास का, ठीक है। मैंने आपको डेटा कंटेक्स्ट क्लास दिखाई थी ना, यहाँ पे देखो इस डेटा कंटेक्स्ट क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज का डीबी सेट है जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड स्टोर है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो मैं यहां पे कहता हूं ये जो डीबी है, मतलब ये जो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास एम्प्लॉयज का डीबी सेट है। उसके अंदर अब मैं कह रहा हूं वेयर की कंडीशन, ठीक है। और वेयर में क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, और मैं कहता हूं मॉडल के अंदर जो नेम की प्रॉपर्टी है, सही है, गौर से देखना, मतलब जो नेम की प्रॉपर्टी है हमारे किसके अंदर, एम्प्लॉइज के डेटाबेस के अंदर, अगर वो बराबर है, अगर वो बराबर है किसके, सर्च के। सर्च कहां से आ रहा है, इस आर्ग्यूमेंट से आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दूंगा वो किसके पास आएगी, इस सर्च के पास आएगी। और अब मैं कह रहा हूं ये जो सर्च है, ठीक है, अगर ये हमारे एम्प्लॉइज के डीबी सेट के अंदर मौजूद है, मतलब उसके बराबर है, तो क्या हो, तो जो भी डेटा है वो टू लिस्ट में कन्वर्ट होके किसके पास स्टोर हो जाए, हमारे डेटा के पास स्टोर हो जाए। अब अगर ऐसा हो तो मैं अपने व्यू को क्या पास कर दूंगा, यहां पे ये डेटा, सही है। अब देखो इस डेटा के पास क्या आया है, इस डेटा के पास वो रोज हैं जो कि कहां से मिल रही हैं, हमारे टेक्स्ट बॉक्स से मिल रही हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर यहां पे अब इसी तरह अभी देखो, अभी मैंने सर्चिंग किससे करवाई है, सिर्फ नेम से, अब मुझे जेंडर से भी करवानी है, मतलब अगर उसने जेंडर सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, ये इफ कॉपी करते हैं, और एल्स इफ में इस इफ को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है। और अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर सर्च बाय, मतलब अगर रेडियो बटन में जेंडर है तो क्या हो, तो यहां पे देखना, तो मैं कह रहा हूं ये जो मॉडल डॉट यहां पे हमारे पास जेंडर है, ठीक है, ठीक है, अगर ये बराबर है किसके, सर्च के, सही है, तो क्या हो, तो हमारे पास टू लिस्ट में कन्वर्ट होके डेटा किसके पास सेंड हो जाए, डेटा के पास सेंड हो जाए, और वो व्यू को ट्रांसफर हो जाए, सही है। फिर इसी तरह अब लास्ट में आ जाएगा एल्स, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि दोनों सेलेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब ना नेम सेलेक्ट है ना जेंडर है, मतलब अगर मैंने नेम तो सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि नेम तो ऑटोमेटिकली सेट होगा, अगर मैंने सर्च में कुछ भी नहीं दिया,
सही है। तो हमारे पास डेटा के अंदर कोई भी रोज नहीं आएंगी, सही है। तो फिर कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। और एल्स के पार्ट में मैं क्या कह रहा हूं, एक मैं बनाता हूं डेटा और इसके अंदर यहां पे ये जो डीबी है, सही है, इसके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है मतलब डेटाबेस सेट का जो ऑब्जेक्ट है उसकी सारी रोज टू लिस्ट में कन्वर्ट करके किसको पास कर दो, डेटा को पास कर दो। और यही डेटा मैं किसको पास कर दूंगा, हमारे व्यू को, ठीक है, सही है। तो यहां पे आके मैं डेटा पास करता हूं। मतलब आप रिजल्ट थोड़ा यहां पे कॉन्सेप्ट समझना। अगर सर्च बाय मतलब रेडियो बटन क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, नेम, ठीक है। अगर नेम सिलेक्ट हुआ हुआ है तो उसके बाद सर्च में वो जो भी डेटा दे रहा है तो वो कहां पे फाइंड करो, नेम के कॉलम के अंदर फाइंड करो। मतलब नेम के अंदर फाइंड करो कि अगर वो डेटाबेस के अंदर मौजूद है, क्या मौजूद है, जो सर्च के टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है, अगर वो बराबर है हमारे नेम के, ठीक है, तो उसका सारा डेटा लिस्ट में कन्वर्ट करके कहां पे पास कर दो, डेटा में पास कर दो। और वही डेटा मैं अपने व्यू को पास कर रहा हूं। फिर एल्स इफ में मैं कह रहा हूं अगर सर्च बाय में जेंडर है, मतलब अगर उसने क्या सिलेक्ट किया है, रेडियो बटन जेंडर सेलेक्ट किया है, तो क्या हो, तो अगर ये सर्च बराबर है हमारे जेंडर के और ये डेटाबेस के अंदर मौजूद है तो इसका डेटा लिस्ट में कन्वर्ट करके कहां पास कर दो, डेटा को। और यही डेटा मैं पास कर रहा हूं, डेटा को। लेकिन अगर सर्च के अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया, मतलब अगर सर्च के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास क्या हो, सारा डेटा रिजल्ट में क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। मतलब कोई स्पेसिफिक डेटा ना आए, नेम से या जेंडर से सारा डेटा मेरे पास प्रिंट हो जाए, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट है। अच्छा आप एक चीज देखो, मैंने यहां पे ये वाला जो पॉइंट लिखा है, मैंने इसमें क्या कहा है, अगर सर्च बराबर है हमारे नेम के कॉलम के, मतलब डेटाबेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जो नेम है अगर उसके बराबर है तो टू लिस्ट में कन्वर्ट करके व्यू को सेंड कर दो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पहला लेटर टाइप करूं ए, सही है, तो ए से सर्चिंग दिखानी चाहिए ना, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कहता हूं, मॉडल डॉट और यहां पे एक मेथड होता है स्टार्ट्स विथ, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं सर्च, सही है, ठीक है। मतलब देखो सर्च के अंदर अगर मैंने ए दिया है और अगर वो स्टार्टिंग का वर्ड है हमारे एम्प्लॉइज के किसी नेम में, तो क्या हो, तो वो डेटा टू लिस्ट में कन्वर्ट करवा के हमारे डेटा को क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट है। बाकी जेंडर का ऐसा ही रखना है, मतलब अगर वो मेल देगा, मतलब सर्च में अगर वो पूरा मेल लिखेगा और मेल अगर हमारे एम्प्लॉइज के डीबी सेट के अंदर मौजूद है तो उसका डेटा हमें व्यू में शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सर्च में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कुछ भी नहीं है, तो फिर एल्स का पार्ट चलेगा और सारी रोज प्रिंट करवाएगा वो, ठीक है। तो अभी यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब देखो अभी क्या सिलेक्ट है, नेम सेलेक्ट है, ठीक है। मैं यहां पे आके फॉर एग्जांपल ए लिखता हूं। ए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्टार्ट्स विद का हमने यूज किया हुआ था मेथड। तो मतलब अगर वो वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है ए से, अगर वो हमारे मतलब डेटाबेस के अंदर मौजूद है, मतलब वो जो एम्प्लॉइज का डीबी सेट था उसके अंदर मौजूद है, तो उससे रिलेटेड जो भी रो है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवा दो। तो मैं यहाँ पे आके सर्च पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब आप रिजल्ट देखना, तो देखो सारे रिकॉर्ड किसके आ रहे हैं, जो ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जेड लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पे आके सर्च करो, ठीक है, तो देखो जेड से किसका नेम आ रहा है, मतलब यहाँ पे जैन सिलेक्ट कर लिया था तो जैन किसके नाम के स्टार्ट में आ रहा है, जैनब के स्टार्ट के नाम में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, सही है। फिर इसी तरह अगर अब मैं जेंडर सेलेक्ट करूं, ठीक है, और जेंडर में मैं यहाँ पे क्या दे देता हूं, मेल दे देता हूं, ठीक है। अब ये बराबर होगा हमारे डेटाबेस के जो जेंडर का कॉलम है उसके बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूं तो मेल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे। फिर इसी तरह फीमेल अगर मैं यहाँ पे करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आके अब सर्च पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास फीमेल का सारा रिकॉर्ड फेच हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सर्च की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी एक और चीज है इसमें, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल मैंने नेम सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर देता हूं जो हमारे पास इस टेबल में मौजूद ही नहीं है, मतलब मैं ऐसा नेम देता हूं जो है ही नहीं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स देता हूं, ठीक है। अब देखो
पहले मैं आपको यहाँ पे सारा डेटा अगर मैं डिस्प्ले करवाऊं, मैं इसको खाली करता हूं, सर्च पे क्लिक करता हूं तो सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अब एक्स टाइप करता हूं तो पहले देखो एक्स से रिलेटेड कोई डेटा मौजूद है? नहीं। मैं यहाँ पे आके सर्च पे क्लिक करता हूं तो अब होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कोई भी रोज हमें रिटर्न नहीं करवा रहा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस केस में क्या करना है, मतलब अगर मेरे मॉडल के अंदर, ठीक है, मतलब अगर डेटाबेस के टेबल के अंदर कोई भी ऐसी रो मौजूद नहीं है जो मैं सर्च में दे रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ नीचे क्या शो होना चाहिए, नो रोज फाउंड। ठीक है, वो किस तरह से करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने व्यू में। सही है, ये जो इंडेक्स का व्यू था जहां पे मैंने फॉर्म बनाया था। सही है, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर ये देखो, ये जो फॉर ईच का लूप है ये क्या कर रहा है, ये सारी रोज प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, ये फॉर ईच का लूप। ठीक है, क्योंकि फॉर ईच का लूप क्यों यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि रोज हमारी एक से ज्यादा है ना। ठीक है, तो फॉर ईच का लूप उन सारी रोज को, जितनी रोज टेबल के अंदर है, उनको प्रिंट करवा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी रो मौजूद नहीं है, ठीक है, तो क्या हो, तो नो रोज फाउंड का ऑप्शन आए, मतलब मैसेज आए और ये वाला लूप ना चले। सही है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं एक इफ की कंडीशन हम लगाते हैं, @सिंटैक्स यूज कर लेता हूं मैं इफ, और यहां पे आके मैं कहता हूं ये जो हमारा मॉडल है, ठीक है, मॉडल के अंदर काउंट करो रोज को। भाई देखो यहां पे टॉप पे देखो, मतलब जब मैं व्यू को डेटा पास करता हूं, देखो मैं यहां से, जब मैं, आप देखो जो भी मैं डेटा फाइंड कर रहा हूं वो डेटा के वेरिएबल में जा रहा है और वो मैं रिटर्न किसको करवाता हूं, अपने व्यू को, मतलब इंडेक्स को। तो जो भी डेटा है लिस्ट में कन्वर्ट होके वो सबसे पहले किसके पास आता है, यहां पे आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे एक रो भी नहीं आ रही, मतलब मैंने x लिखा ना, x से कोई भी डेटा हमारे टेबल में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब 0 आएगा। तो मैं यहां पे कहता हूं, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, जो मॉडल है इसके अंदर काउंट करो रोज को अगर वो बराबर है किसके, 0 के, तो क्या हो, तो देखो, तो यहां पे देखो ये जो टीआर बना हुआ है, ये जो एक टीआर है ये वाला पूरा, ये क्या है, ये टीआर हेडिंग्स को डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूं अगर मॉडल को काउंट करो अगर वो बराबर है 0 के, तो यहां पे एक और टीआर मैं ओपन करता हूं और इसके टीडी के अंदर, ठीक है, मैं एक पैराग्राफ ओपन करता हूं और यहां पे मैं इसको कह देता हूं नो रोज फाउंड। सही है, नो रोज फाउंड। और देखो ये जो टीडी है इसको मुझे कितने कॉलम्स पे स्पैन करना है, देखो मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, एक नेम है, जेंडर है, एज है और डेजिग्नेशन है, मतलब 4 कॉलम्स हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर मेरे मॉडल के पास कोई भी रोज ना आए तो क्या हो, तो ये नो रोज फाउंड का पैराग्राफ शो हो जाए एक टीडी के अंदर, और इस टीडी को मैं कॉल स्पैन देता हूं 4, ताकि 4 कॉलम्स के नीचे मेरे पास क्या हो जाए, स्पैन हो जाए। ठीक है, और जो बाकी का कोड है वो किस में चलेगा, एल्स के पार्ट में चलेगा। ठीक है, और ये जो मेरे पास यहाँ पे जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है एल्स का, ये मैं बंद कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। सही है, और यहां पे आके देखो ये जो फॉर ईच से पहले मैंने @ लगाया हुआ है ना, ये हटा दो। क्यों हटा दो, क्योंकि जब मैंने इफ स्टार्ट किया, इफ से पहले मैंने वो लगाया हुआ है ना @ मतलब सिंटैक्स का, तो अब फॉर ईच में दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा लगाओगे तो एरर आएगा। क्योंकि देखो ये जितना भी मैं कोड लिख रहा हूं ये सारा इसी इफ के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक ही दफा आपने क्या लगाना है, @ लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कह क्या रहा हूं कि अगर मॉडल की रोज को काउंट करो अगर वो बराबर है 0 के, तो क्या हो, तो एक टीआर ऐड हो जाए और उसके अंदर क्या रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए, नो रोज फाउंड। अगर मतलब एल्स में अगर यहाँ पे कोई रोज है, मतलब मॉडल में अगर कोई रोज है, तो ये एल्स का पार्ट चले और डिस्प्ले फॉर क्या करेगा, डिस्प्ले फॉर क्या करता है, डेटाबेस से वैल्यूज फेच करके आपके टेबल के अंदर डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, ये वाला मैंने काम किया है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रन करता हूं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x टाइप करता हूं, अब x से हमारे पास कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, तो सर्च करूंगा तो आप रिजल्ट देखना क्या आ रहा है, नो रोज फाउंड, और मतलब इफ का पार्ट चला है। सही ना, क्योंकि मॉडल के अंदर जो रोज आ रही है, जो रोज रिटर्न हो रही है हमारे व्यू के अंदर, उसके अंदर कोई भी रो मौजूद नहीं है, तो तभी नो रोज फाउंड आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए कर दूं, सही है, और यहाँ पे अब
सर्च करूं तो हमारे पास ए से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जेंडर दूं, ठीक है, और यहाँ पे आके अब अगर मैं जेंडर में फॉर एग्जांपल कोई ऐसा दूं जो मौजूद नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर देते हैं इसको बिटवीन, ठीक है, और अब सर्च पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखो दोबारा क्या आ रहा है, नो रोज फाउंड, मतलब इस नाम से कोई भी हमारे पास जेंडर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सर्च की फंक्शनैलिटी हम अपनी क्रड एप्लीकेशन के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि चाहे हमारे पास वो क्रड एप्लीकेशन कोड फर्स्ट के थ्रू बनाई गई हो या डेटाबेस फर्स्ट के थ्रू बनाई हो, दोनों के केस में मैं सर्च फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है?